नमस्कार। आज हम एक ऐसे संघर्ष पर बात कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। मेरा मतलब है यूक्रेन और रूस का युद्ध। जी बिल्कुल, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषण है, यूक्रेन रूस युद्ध, भू राजनीतिक निहितार्थ और वैश्विक प्रभाव, हम आज उसी के मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। सही, कोशिश यही रहेगी कि इस काफी जटिल लड़ाई के जो मूल कारण हैं और जो इसके वैश्विक प्रभाव हैं, उनको संक्षेप में समझें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। इस संघर्ष की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? मतलब इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो आज हम यहाँ पहुंचे? देखिए, रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। आप मध्यकालीन कीव रस तक जा सकते हैं, जिसे दोनों ही देश मतलब रूस और यूक्रेन अपने इतिहास का एक अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन जो आज का तनाव है, उसकी जड़ें असल में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पनपी। यूक्रेन एक आजाद देश बना, पर रूस उसे कहीं ना कहीं हमेशा अपने प्रभाव क्षेत्र में ही देखता रहा। अच्छा, और फिर यूक्रेन का पश्चिम की तरफ झुकाव भी रहा, जैसे वो 2004 की ऑरेंज क्रांति थी। हाँ, वो चुनावी धांधली के खिलाफ बड़े प्रदर्शन थे। बिल्कुल, या फिर 2013-14 का वो यूरो मैदान आंदोलन जो यूरोपीय संघ से जुड़ने को लेकर था। ये सब शायद रूस को रास नहीं आया। निश्चित रूप से रूस को ये पसंद नहीं आया, और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा था नेटो का पूर्व की तरफ विस्तार। रूस इसे हमेशा से अपनी सुरक्षा के लिए खतरा, अपनी लाल रेखा मानता आया है। हाँ, ये बात तो कहते रहे। तो जब 2014 में यूक्रेन की रूस समर्थक सरकार गिरी, रूस ने इसे पश्चिम का दखल माना और फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। और साथ ही पूर्वी यूक्रेन का जो डोनबास इलाका है, जहां रूसी भाषी लोग ज्यादा हैं, वहां उन्होंने अलगाववादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। अच्छा, और फिर कहानी फरवरी 2022 तक पहुंचती है, जब रूस ने एक पूरा हमला, जिसे उन्होंने विशेष सैन्य अभियान कहा, वो शुरू कर दिया। इसके बाद तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव दिखे। पश्चिमी देश काफी एकजुट हो गए, है ना? हाँ, ये एकता काफी देखने लायक थी। अमेरिका ने तो $50 बिलियन से भी ज्यादा की सैन्य मदद भेजी। इसमें वो हैमास जैसे लंबी दूरी के हथियार भी थे, जिनसे यूक्रेन ने रूसी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया। जर्मनी जैसे देश जो पहले रक्षा पर कम खर्च करते थे, उन्होंने भी अपना खर्च बढ़ाया, लेपर्ड टैंक भेजे। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये थी कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो हमेशा तटस्थ रहते थे, हाँ, वो नेटो में शामिल हो गए। बिल्कुल, वो नेटो में शामिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव था। ये तो वाकई बड़ा कदम था। दूसरी तरफ ऐसा भी लगा कि रूस और चीन ज्यादा करीब आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन की बात चल रही है। ये दिखाता है कि रूस पश्चिम पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करके एशिया के तरफ, खासकर चीन के तरफ, एक रणनीतिक धुरी बना रहा है। अच्छा। और इसके अलावा ईरान से ड्रोन लेना, उत्तर कोरिया से तोपे वगैरह लेना, ये भी इसी बदले हुए समीकरण का हिस्सा है कि रूस नए सहयोगी ढूंढ रहा है। तो मतलब एक तरफ पश्चिमी खेमा है, दूसरी तरफ रूस, चीन और उनके कुछ सहयोगी। लेकिन इसमें भारत जैसे देश, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनका क्या रुख रहा? वो तो किसी तरफ नहीं गए। अब भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ऐसे कई देशों ने एक तरह से तटस्थता बनाए रखी। वो अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों को देख रहे थे। जैसे भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि बढ़ा दिया। बिल्कुल, रियायती दरों पर तेल मिल रहा था, तो भारत ने आयात काफी बढ़ाया। 2023 में तो करीब 40% तक की बढ़ोतरी हुई थी। ये दिखाता है कि देश अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन इस सब के बीच युद्ध का जो आर्थिक और मानवीय असर है, वो बहुत भयानक रहा है। ऊर्जा संकट को लें। हाँ, वो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर जो हमले हुए, उसके बाद यूरोप में तो गैस की कीमतें आसमान छू गईं, करीब 30% बढ़ गईं। बाप रे। और खाद्य सुरक्षा का संकट भी बहुत गहराया। देखिए, यूक्रेन और रूस मिलकर दुनिया का लगभग चौथाई गेहूं निर्यात करते हैं। हाँ बिल्कुल। युद्ध ने वो सप्लाई चेन तोड़ दी। नतीजा, दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम करीब 20% तक बढ़ गए। वो जो काला सागर अनाज समझौता हुआ था, उससे कुछ राहत मिली थी, पर उसमें भी रूस बार बार रुकावटें डालता रहा। और मानवीय त्रासदी, वो तो मतलब सोचकर ही सिहरन होती है। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं ना? हाँ, 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग और हजारों आम नागरिक मारे गए हैं। बूचा और मरियुपोल जैसी जगहों से जो युद्ध अपराधों की खबरें आईं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय जांच भी चल रही है।
अगर हाल की घटनाओं पर आएं तो 2024 में शांति की कोशिशें तो नाकाम रहीं। हाँ बिल्कुल, लड़ाई अभी भी जारी है। यूक्रेन ने भी कुछ जवाबी हमले किए हैं, जैसे क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर हमला किया। ओके। दूसरी तरफ पश्चिम में भी अब एक तरह की यूक्रेनी थकान की बातें होने लगी हैं। मतलब इतना लंबा युद्ध चल रहा है, आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो लगातार भारी मदद देने में कुछ हिचकिचाहट दिख रही है। और रूस के अंदर भी कुछ असंतोष की खबरें थी, खासकर वो विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत के बाद। जी, उस घटना के बाद कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ यूक्रेन और रूस का झगड़ा नहीं है, इसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को, अर्थव्यवस्था को और सुरक्षा को मतलब एक बड़ी चुनौती दी है। सही कहा। पश्चिमी देशों की एकता की परीक्षा हुई है। रूस चीन का गठजोड़ और मजबूत हुआ है, और जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसकी अपनी आवाज, अपनी स्वायत्ता भी उभर कर सामने आई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी जटिल है, कैसे सत्ता, संसाधन और विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। बिल्कुल सही। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे ये वैश्विक गठबंधन बदल रहे हैं और पश्चिम में यूक्रेनी थकान की बात हो रही है, तो भविष्य में शक्ति का संतुलन किस तरफ झुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या भारत जैसी जो तटस्थ शक्तियां हैं, क्या वो इस जटिल संघर्ष के समाधान में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं? ये भी देखना होगा। बिल्कुल, ये सवाल श्रोताओं के लिए भी है कि वो इस पर सोचें।